हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए याचना मूथा बुरट। बेटा हम यहाँ क्या कर रहे थे, रिवीजन कर रहे थे। मैम समरी बुक से हम रिवीजन कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स पोर्शन का रिवीजन कर रहे हैं हम आपके टैक्सेशन पेपर में इंटरमीडिएट आईपीसी के लिए। ये रिकॉर्डिंग्स रिलेवेंट रहेगी बेटा। ये समरी बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरी वेबसाइट www.icaleak.com पे। ये है बेटा जिसका अभी अटेम्प्ट है उसके लिए रिविजन लेक्चर्स एप्लीकेबल है। जिसका नेक्स्ट अटेम्प्ट है बेटा, यू गो फॉर 40 to 50 आवर्स का जो कोर्स अवेलेबल रहेगा, आप उसके लिए जाइए। 40 to 50 आवर्स में आप पूरा सिलेबस करेंगे अलोंग विद द क्वेश्चन बैंक डिस्कशन इनडायरेक्ट टैक्स पोर्शन का, ठीक है। तो आप ये क्या कर सकते हैं, वेबसाइट पे आपको सारे डिटेल्स अवेलेबल हो जाएंगे। अब ये वीडियोस बेटा आप शेयर करो आपके फ्रेंड्स के साथ, उन्हें बहुत हेल्प होगी। आपको सिर्फ 1 मिनट लगेगा। प्लेलिस्ट की लिंक शेयर कर दीजिए आप इंटरमीडिएट आईपीसी की, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प होगी क्विक रिवीजन के लिए। रजिस्ट्रेशन चैप्टर करेंगे बेटा। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपके पास पैन नंबर होना कंपलसरी होता है। पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन होता है, पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन होता है। जनरली तो एक स्टेट का एक रजिस्ट्रेशन होता है, बट अगर आपके बिजनेस एंटिटी का प्लेस ऑफ बिजनेस है एक ही स्टेट में, दूसरे और प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो हर एक प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए उसके पास ऑप्शन है। वो ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन हर एक प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए यहाँ पे मल्टीपल रजिस्ट्रेशन इन द सेम स्टेट भी वो ले सकता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर बेटा 15 डिजिट का होता है। फास्ट जाएंगे, रिवीजन है। 15 डिजिट का होता है, जिसे बोलते हैं जीएसटीआईएन नंबर होता है बेटा। और ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है, उस पे आपके लिखा रहता है, आपको जो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिलता है उसमें आपका जीएसटीआईएन नंबर होता है। रजिस्ट्रेशन टैक्स स्पेसिफिक नहीं है, मतलब आईजीएसटी का अलग, यूटीजीएसटी का, सीजीएसटी, एसजीएसटी, नो नो नो, एक ही रजिस्ट्रेशन होता है। जीएसटी का एक ही रजिस्ट्रेशन होता है। जनरली जो लिमिट्स दी हुई है, थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर ज्यादा है तो ही आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत पड़ती है। तो जनरली वो थ्रेशोल्ड लिमिट लगती है। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस के केस में ऑन अकाउंट ऑफ सक्सेशन, जो ट्रांसफर ही है, जिसके पास बिजनेस गया है, वो क्या करेगा बेटा, उसकी लायबिलिटी रहेगी रजिस्ट्रेशन लेने की जब से सक्सेशन हुआ बिजनेस का। और इन केस ऑफ अमलगमेशन डीमर्जर बाय एन ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट बेटा, ट्रांसफरी की लायबिलिटी रहेगी कि वो रजिस्ट्रेशन लेगा from the date on which registrar of company issues incorporation certificate giving effect to the order of the high court, तब से उसे रजिस्ट्रेशन लेना रहेगा। ये हमने कुछ आपको याद आ रहा है, हमने कहां पे देखा था, चैप्टर नंबर 1 में भी देखा था। मैम क्या है ये बेटा, थ्रेशोल्ड लिमिट है, इसके आगे आपका एग्रीगेट टर्नओवर जाता है तभी आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। क्या रजिस्ट्रेशन की लिमिट्स है, तो बेटा कुछ है यहाँ पे स्टेट्स MMT-N। What do you mean by MMT? बेटा no, make my trip no, make my trip no till exams. What is M stands for? Manipur, Mizoram, त्रिपुरा एंड नागालैंड। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड नागालैंड, इन स्टेट्स में लिमिट है 10 लाख फॉर गुड्स एंड सर्विसेज के केस में भी 10 लाख की लिमिट है। गुड्स के केस में भी, सर्विस के केस में भी। एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट कितनी है, 10 लाख। इससे आगे आपका टर्नओवर होता है तब आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। फिर कुछ स्टेट्स आते हैं बेटा, जैसे कि हमारे मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, मैट, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना एंड यूपीएसई, उत्तराखंड एंड पौंडीचेरी एंड सिक्किम। उत्तराखंड, पौंडीचेरी एंड सिक्किम, ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पे लिमिट है 20 लाख गुड्स के केस में भी, सर्विस के केस में भी। इसके अलावा जो भी स्टेट्स हैं उसमें 20 लाख सर्विस के केस में, 40 लाख गुड्स के केस में। एग्रीगेटेड टर्नओवर की लिमिट 40 लाख किस में, एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए। गुड्स और सर्विस साथ में सप्लाई कर रहे हैं तो 20 लाख की लिमिट है। एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में 40 लाख की लिमिट है। कहां, जम्मू कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश एंड ऑल अदर स्टेट्स। जो भी स्टेट बच गए बेटा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, जितने स्टेट बच गए वो सारे इसमें आ जाएंगे, सारे इसमें आ जाएंगे। फिर आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो यहां पे क्या है, ये स्टेट्स जिनकी लिमिट कितनी है, 20 लाख सर्विस के लिए और 40 लाख एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए। एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए कौन से स्टेट्स हैं बेटा, जम्मू कश्मीर मैडम, आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड ऑल अदर स्टेट्स। एंड ऑल अदर स्टेट्स यहाँ पे लिमिट कितनी है, 20 लाख फॉर सर्विसेज, 40 लाख फॉर एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स। अब बेटा सर्विस सेक्टर में 2 ही लिमिट है, एक 10 लाख की MMT-N में, बाकी सब जगह 20 लाख की, ऑल अदर स्टेट्स। यहां 40 लाख के गुड्स की आई, इस चक्कर में थोड़ी गड़बड़ हो रही है, ठीक है। बाकी सारे स्टेट्स, बाकी सारे इसमें 40 लाख सर्विस। सर्विस के केस में ज्यादा टेंशन नहीं, एग्जाम में सर्विस से रिलेटेड है तो आपको इतना याद रखना है, MMT-N है तो 10 लाख, अदरवाइज 20 लाख, ठीक है। ये देखो सर्विस में हमेशा यहाँ पे 20 लाख या 10 लाख की लिमिट है। गुड्स में 3 लिमिट है, 10, 20 या 40। तो 10 MMT-N में, MAT-UPS में 20 और अदर स्टेट्स में 40 लाख अगर एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स होता है तो जम्मू कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश एंड ऑल अदर स्टेट्स।
ठीक है। अब मैम एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन क्या है? यही तो, अगर एक्सीड होता है अगर हमारे लिमिट से ज्यादा तो हमें रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है। तो एग्रीगेट टर्नओवर मतलब क्या? इट इंक्लूड्स टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल जिसपे टैक्स लगता है। इट इंक्लूड्स एग्जेम्प्ट सप्लाई। व्हाट डू यू मीन बाय एग्जेम्प्ट सप्लाई? इट मींस निल रेट सप्लाई, होली एग्जेम्प्ट सप्लाई एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई। पीएचएमएन आइटम भी इसके अंदर आ जाते हैं बेटा, उस पर टैक्स नहीं लगता है बट एग्रीगेट टर्नओवर के कैलकुलेशन में आ जाते हैं। नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब जिसपे टैक्स नहीं लगता, पीएचएमएन। एग्जेम सप्लाई की डेफिनेशन में तीनों चीज आती है, निल रेटेड सप्लाई, होली एग्जेम सप्लाई एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई। सो टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम सप्लाई, एक्सपोर्ट्स बेटा, एक्सपोर्ट्स भी आ गया किसमें? यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ पर्सन हैविंग सेम पैन नंबर, एक पैन नंबर पे जितने जीएसटी रजिस्ट्रेशन है उनको अगर आपने इंटर स्टेट सप्लाई किया वो भी आपके एग्रीगेट टर्नओवर में आ जाएगा, वो भी आपके एग्रीगेट टर्नओवर में आ जाएगा। एंड इट इज टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल इंडिया बेसिस पे कंप्यूट करना है, मतलब इंडिया में मेरी बेटा, इंडिया में मेरी फॉर एग्जाम्पल 5 ब्रांचेस हैं, ठीक है, ये 5 ब्रांचेस है मेरी, तो एग्रीगेट टर्नओवर सबका मिला के कैलकुलेट करेंगे, सबका मिला के 10, 20 या 40 लाख जो भी लिमिट है, उससे ज्यादा जाता है तो आप हर स्टेट में जाके रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। समझा आपको? तो एग्रीगेट टर्नओवर फॉर एग्जांपल मेरी महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में ब्रांचेस हैं, तो तीनों का ये सारा कुछ ऐड करेंगे, तीनों का ये सारा कुछ ऐड करेंगे, एग्रीगेट टर्नओवर उन सबका। फॉर एग्जाम्पल मैं गुड्स का सप्लायर हूं, इन स्टेट्स में गुड्स के सप्लायर की लिमिट क्या है बेटा? 40 लाख की लिमिट है। इन सबका मिला के अगर 50 लाख होता है तो हर स्टेट में जाओ, तीनों स्टेट में जाके रजिस्ट्रेशन लेने का। I hope it is very clear. So यहाँ पे क्या है? It includes taxable supply, exempt supply, export, interstate supply of the person having same PAN, मतलब कि distinct person के बीच में interstate supply to be computed on all India basis, and it excludes what? GST. GST नहीं आता इसमें, CGST, SGST, UTGST, IGST, compensation cess, GST नहीं आता इसमें। And value of inward supply on which tax is payable under RCM. RCM पे जो भी टैक्स पे करना बेटा वो भी इसमें नहीं आता। आरसीएम पे जो भी टैक्स पे करना है वो भी इसमें नहीं आता। क्यों भाई? आउटवर्ड, यहाँ पे टैक्सेबल सप्लाई मतलब आउटवर्ड सप्लाई की बात कर रहा है। इनवर्ड सप्लाई जिसपे आरसीएम पे रिसिपिएंट टैक्स पे कर रहा है तो वो रिसिपिएंट के एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं लिया जाएगा। एग्जाम में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्रीगेट टर्नओवर पे बिल्कुल आ सकता है, तो आपने प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ बेटा? एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन देखी। सो ये बेटा हमने देखा एग्रीगेट टर्नओवर, और यहाँ पे ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट से देखा ये हमने सेक्शन 22 पढ़ा था, सेक्शन 22 पढ़ा था, जो कि बता रहा है हमें भाई कब रजिस्ट्रेशन लेना है, जनरली जब हमारा थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होता है। सेक्शन 23 किससे रिलेटेड है? पर्सन हु आर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। एंड 24 किससे रिलेटेड है बेटा? कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस। तो पहले यहाँ पे सेक्शन 24 हम समझते हैं, फिर हम 23 में जाएंगे। तो सेक्शन 24 क्या बोल रहा है भाई? थ्रेशोल्ड लिमिट से भी कम है टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर, तो भी यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। 2000 रुपए का टर्नओवर है मेरा खाली, तो भी रजिस्ट्रेशन लेना है। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के केसेस है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के केसेस है। पहला, इंटर स्टेट सप्लाई बेटा, द मूवमेंट यू मेक इन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ इवन 2000 रुपीज, एग्जाम्पल है बेटा 2000, यू आर लाइबल टू टेक रजिस्ट्रेशन। मैंने यहाँ पे 2000 का सप्लाई किया महाराष्ट्र से गुजरात, हाँ जी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब बेटा इसमें जैसे सेक्शन 23 है जो कि पर्सन नॉट लायबल टू रजिस्ट्रेशन है, उसमें गवर्नमेंट को पावर दी गई कि भाई वो नोटिफाई कर सकते हैं किस किस को रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। तो यहाँ पहले तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि इंटरस्टेट सप्लायर को क्या करना है? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। फिर 23 के अंदर एक नोटिफिकेशन आया और उन्होंने बोला अच्छा इंटरस्टेट सर्विस का है क्या? अच्छा सर्विस वाले को 20 लाख की लिमिट दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस, उसको 20 लाख की लिमिट दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड उन्होंने बोला कि अच्छा आप नोटिफाइड गुड्स के, हैंडीक्राफ्ट गुड्स के हो तो ठीक है, आपको 10 लाख 20 लाख जो भी लगता है, 10 लाख इन केस ऑफ एमएमटी डैश एन, या बाकी 20 लाख तक के का हम आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हैंडीक्राफ्ट गुड्स है, यहाँ पे क्राफ्ट्समैन के नोटिफाइड गुड्स है, कोई दिक्कत नहीं है। वो इंटरस्टेट सप्लाई उसको आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। बाकी कोई गुड्स है, मैं मोबाइल बेच रही हूँ महाराष्ट्र से गुजरात, इवन 2000 रुपए का मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। हु इज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मैन? जैसे कि अगर मैं बेटा बॉम्बे में रजिस्टर्ड हूं पर मैं बैंगलोर में जाके टेम्पररी बिजनेस करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल एग्जीबिशन लगाया हमने बैंगलोर में जाके, तो एम आई अ रजिस्टर्ड पर्सन इन बैंगलोर? नो, आई एम अ रजिस्टर्ड पर्सन इन महाराष्ट्र। So a person who occasionally undertakes business at a place where he don't have a fixed establishment,
फॉर दैट प्लेस दैट पर्सन इज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। बैंगलोर के लिए मैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हूं और मुझे बैंगलोर में एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या लेना पड़ेगा भाई, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। ऑन द सिमिलर लाइंस एक नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन भी होते हैं, इनके कैजुअल टैक्सेबल और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के प्रोविजंस काफी हद तक सेम है। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन कौन है मैम? बेटा नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन वो है जिनका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, बाहर से आया है कोई नॉन रेसिडेंट, उसने सोचा चलो यहाँ बिजनेस कर लेते हैं, तो भाई बिजनेस करना है कोई दिक्कत नहीं, पर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लें, आप बिजनेस कर सकते हो पर जीएसटी में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, a person receiving supply on which tax is payable by recipient on reverse charge basis, उनको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में रखा है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु सप्लाइज ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर पर्सन, एजेंट है बेटा जो, एजेंट को भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में रखा है, एजेंट को भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में रखा है। पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 51, टीडीएस टीसीएस के प्रोविजंस बेटा डिटेल में फाइनल में पढ़ेंगे, तो वहां जिसको टीडीएस डिडक्ट करना है, जीएसटी का जो टीडीएस होता है उसको जो डिडक्ट करने की लायबिलिटी जिसे है अंडर सेक्शन 51, उससे भी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। आईएसडी वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, व्हाट डू मीन बाय आईएसडी मैम? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर बेटा, हेड ऑफिस है मेरा, हेड ऑफिस है मेरा, फॉर एग्जांपल डोमिनोज का हेड ऑफिस है जहां से पिज्जा सप्लाई नहीं होते, सर्विसेज लेते हैं जैसे कि एडवर्टाइजमेंट सर्विस ले रहे हैं, मार्केटिंग वाली सर्विसेज ले रहे हैं, तो उनके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट के बहुत सारे बिल आते हैं सर्विसेज के, इनपुट तो बहुत सारा जमा हो गया, आउटपुट टैक्स है नहीं, तो करे क्या, तो वो अपने बाकी के यूनिट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, बट उन्हें उसके लिए लेना पड़ेगा क्या, सेपरेट रजिस्ट्रेशन बेटा, एज अ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एवरी ईसीओ रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52, अमेजॉन हो गया बेटा, यहाँ पे मिंत्रा हो गया, जो भी ईसीओ हैं जिन्हें भी टीसीएस यहाँ कलेक्ट करने की लायबिलिटी आती है अंडर सेक्शन 52, वो सारे टीसीएस वो सारे ईसीओ वो सारे ईसीओ को रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। सप्लायर ऑफ ऑनलाइन और इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज, ओआईडीआर के सप्लायर भाई बाहर बैठे हुए आराम से यहाँ पे गेम की वेबसाइट बना दी, मुझे बोर हो रहा है यहाँ रिकॉर्डिंग करते करते, मैंने सोचा क्या करे, चलो एक गेम खेलते, मैंने वेबसाइट खोली और गेम खेलना शुरू कर दिया कुछ पेमेंट कर करके, तो ये कौन सी सर्विस होती है बेटा, ये ओआईडीआर सर्विस होती है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज, कहीं से भी दे सप्लायर, रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। देन द पर्सन हु सप्लाई गुड्स और सर्विसेज और बोथ अदर देन 95 को छोड़ के कोई और जो है जो ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं, कौन से ईसीओ जिनको टीसीएस कलेक्ट करने की लायबिलिटी है, उस केस में बेटा क्या होगा, उस केस में मैम यहाँ पे सीधे सीधे बोल दिया है उसे रजिस्ट्रेशन लेना है, उसे रजिस्ट्रेशन लेना है। जैसे कि मैं अमेजोन से सप्लाई कर रही हूँ, आई एम अ सप्लायर, तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है। हाउएवर एक्सेप्शन दे दिया बाद में, such person having an aggregate turnover to be computed on all India basis not exceeding an amount of 10 lakhs in case of specified special category states in a financial year, उनको exempt कर दिया, उनको exempt कर दिया। एंड लास्ट, जिनको भी गवर्नमेंट को पावर दिया हुआ है सेक्शन 24 में कि ठीक है गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, जिसे भी लेटर ऑन गवर्नमेंट जिसको भी नोटिफाई करेगी, वो सारे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन उन्हें लेने पड़ेंगे। तो ये क्या है बेटा, केसेस ऑफ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, केसेस ऑफ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। एंड यहाँ पे एक रह गया, पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर 95 में जो हमने पढ़े थे, कैब वाले हो गए एंड ऑल दैट, यहाँ पे ओला लेगा रजिस्ट्रेशन, तो जो क्या कर रहा है, हु इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर 95 के अंडर जिसको भी टैक्स पे करना है, 95 वाले ईसीओ बेटा वो क्या लेंगे, उन्हें भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे आप करेंगे पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, भाई किसको रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, यहाँ पे क्या था, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, अब हम पढ़ रहे हैं किसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। सो द पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिवली इन सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज और बोथ नॉट लायबल टू टैक्स और होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। बेटा पीएचएमएन आइटम में डील कर रही हूँ मैं, फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, अगर मैं इन सब आइटम में डील कर रही हूँ फॉर एग्जांपल, तो क्या मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है? नहीं। एक्सक्लूसिवली अगर मैं इन आइटम्स में डील कर रही हूँ, तो मुझे कोई रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनमें कोई, दे आर नॉट लायबल टू टैक्स, बेटा नॉन टैक्सेबल आइटम में मैं डील कर रही हूँ, या जो होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है उनमें डील कर रही हूँ, तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अल्कोहल में डील कर रही हूँ, पीएचएमएन आइटम में डील कर रही हूँ जिसमें जीएसटी लगता ही नहीं, सिर्फ उसी में डील कर रही हूँ और कोई टैक्सेबल प्रोडक्ट नहीं बेच रही हूँ, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट,
एग्रीकल्चरलिस्ट लिमिटेड टू सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड। बेटा एग्रीकल्चरलिस्ट को भी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विस अप टू 20 लाख, हमने देखा यहाँ पे 23-24 को रिलेट करके पढ़ना है। यहाँ पे इंटरस्टेट सप्लायर को रजिस्ट्रेशन लेना है बेटा, गुड्स वाले को लेना है, यहाँ पे सर्विस वाले को बिल्कुल नहीं लेना। और गुड्स में क्या एक्सेप्शन है, हैंडीक्राफ्ट वाले को गुड्स के केस में भी नहीं लेना है, 10 या 20 लाख जो भी लिमिट आती है। देन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स, सेम बेटा ये यहाँ पे जो गुड्स का है दोनों भी केस में, ये दोनों भी केस में अगर आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो या इंटरस्टेट, पर अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स कर रहे हो तो दैट इज एन एक्सेप्शन, दैट इज एन एक्सेप्शन। एक हैंडीक्राफ्ट एक्सेप्शन है एंड सेकेंड एक्सेप्शन इज बेटा यहाँ पे जो प्रोडक्ट क्राफ्ट्समैन बनाता है यहाँ पे पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ नोटिफाइड प्रोडक्ट व्हेन मेड बाय क्राफ्ट्समैन। तो ये दो एक्सेप्शन जो है बेटा ये दोनों भी गुड्स के केस में भी है और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के केस में भी है, इंटरस्टेट सप्लाई में भी, कैजुअल टैक्सेबल में भी। अगर आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो तो आपको ये एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, इसमें चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसका इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको 20 लाख की लिमिट्स, इनके गुड्स सेक्टर में 20 लाख की लिमिट ये दो केसेस में दी हुई है, बाकी नहीं। बाकी इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो कोई दूसरे गुड्स की बात, तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। देन पर्सन मेकिंग सप्लाई ओनली ऑन रिवर्स चार्ज, भाई मेरा और कोई टर्नओवर ही नहीं है, खाली रिवर्स चार्ज के लिए यार मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ रहा है, तो गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, अगर कुछ और नहीं है सिर्फ रिवर्स चार्ज के लिए आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं, आपको एग्जेम्पशन दिया हुआ है। ठीक है, आपको एग्जेम्पशन दिया हुआ है, क्योंकि पहले यहाँ इन लोगों ने बोल दिया था कि भाई जब रिवर्स चार्ज है तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, लोगों को हार्डशिप हो रही थी, तो सिर्फ रिवर्स चार्ज वाले हो तो आपको जरूरत नहीं। फिर से रिवाइज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है बेटा, किस किस को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है मैम, इंटरस्टेट सप्लायर, गुड्स वाला, सर्विस वाले को 20 लाख की लिमिट दी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को मैम कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद एनआर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, एनआरटीपी को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है मैम, एजेंट को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, टीडीएस डिडक्टर को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, टीसीएस कलेक्टर ईसीओ जो है उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, आईएसडी को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, ओआईडीआर सर्विसेज को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे। और जो सप्लाई कर रहे हैं मैम ईसीओ से, अगर 20 लाख से ज्यादा का है तो उन्हें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, तो सिंपल सी बात है। और यहाँ पे जो भी और लोगों को नोटिफाई करेंगे। रजिस्ट्रेशन किसको नहीं लेना भाई, जो एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है या होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम गुड्स का सप्लाई कर रहा है यहाँ पे, तो उससे जरूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन लेने की। एग्रीकल्चरिस्ट को कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे इंडिविजुअल एचयूएफ एग्रीकल्चरिस्ट है उसको जरूरत नहीं है बेटा। एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन देखोगे तो वहां इंडिविजुअल या एचयूएफ लिखा हुआ है, पर कोई कंपनी एग्रीकल्चरिस्ट है जैसे कि टी की कंपनी, कॉफी की कंपनी, उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन एक बार रेफर करना, इंडिविजुअल एचयूएफ एग्रीकल्चरिस्ट को जरूरत नहीं है। देन यहाँ पे बेटा जो सिर्फ रिवर्स चार्ज सप्लाईज यहाँ पे कर रहा है, हो रही है जिसकी, तो उसे भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। इंटरस्टेट सर्विस का है, नहीं है रजिस्ट्रेशन की जरूरत। नोटिफाइड गुड्स है यहाँ पे नोटिफाइड गुड्स है, हैंडीक्राफ्ट गुड्स हैं और आपके क्राफ्ट्समैन वाले गुड्स है, 20 लाख या 10 लाख की लिमिट है इसमें। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है हैंडीक्राफ्ट गुड्स का, उसे भी जरूरत नहीं है 20 लाख या 10 लाख तक के, एज द केस में भी। MMT-N में 10 लाख की लिमिट है। तो दीज आर द पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ये हमने पढ़ा सेक्शन 23 और सेक्शन 24। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा इस चैप्टर का। इसके बाद तो पूरा प्रोसीजरल है। व्हेन एंड वेयर टू अप्लाई रजिस्ट्रेशन, कभी अप्लाई करना है भाई, अगर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो रही है आपकी, फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपए की आपकी, या आपने इंटरस्टेट सप्लाई किया, या कोई भी चीजें अगर आपकी ये होती है जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की सेक्शन 24 के हिसाब से, या थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस की 22 के हिसाब से, तो रजिस्ट्रेशन कब तक लेना है, 30 दिन में लेना है बेटा, 30 दिन में अप्लाई करना है। सो पर्सन इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर 22 और 24 इन every such state from where he is so liable within 30 days from the date on which he become liable for registration। यहाँ पे 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर देना। जब भी थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ, या जब आपने फॉर एग्जांपल इंटरस्टेट सप्लाई की, या जो भी 24 वाले जो आ रहे हैं उसमें से आपने कुछ किया, तो आपने कितने दिन में करना है, 30 दिन में रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है, हर उस स्टेट से जहां पे आपकी लायबिलिटी आती है, हर उस स्टेट से जहां पे आपकी लायबिलिटी है। ये तो नॉर्मल पर्सन की बात होगी, परंतु कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को बेटा 5 दिन पहले, बिजनेस शुरू करने के 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना पड़ता है। मैं कर्नाटक जा रही हूँ, एग्जीबिशन लगा रहे, 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन अप्लाई करो, फिर जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, फिर भाई अब मेरी कोई लायबिलिटी नहीं, मेरे तो 5,000 50,000 का टर्नओवर है, साल भर का कुछ नहीं है, टर्नओवर ही नहीं है, फिर भी मेरे को इच्छा हो रही है, मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना है, लो, कोई मनाही है, गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं, रजिस्ट्रेशन लो। रजिस्ट्रेशन ले लिए, फिर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, फिर आपको रिटर्न भी भरना पड़ेगा, टैक्स भी कलेक्ट करना पड़ेगा, टैक्स भी पे करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा।
तो अगर आपकी इच्छा है, लो कोई मना ही नहीं है, सो जो पर्सन यहाँ पे नॉट लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर 2224 मे गेट हिमसेल्फ वॉलंटरी रजिस्टर्ड इफ यू सो वांट्स, नो इश्यूज विद द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बोल रही कोई दिक्कत ही नहीं है, टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा। बट देखो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि भाई अगर मेरा 20 लाख से ज्यादा टर्नओवर नहीं है, फिर भी मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना चाहता हूं, मैंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो क्या मुझे टैक्स कलेक्ट करके पे करना पड़ेगा? यस बेटा, वंस यू आर रजिस्टर्ड उसके बाद कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं देखनी, उसके बाद आपको नॉर्मल जो सारे प्रोविजंस अप्लाई होंगे, आपको टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, सारे प्रोविजंस अप्लाई करने पड़ेंगे, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, भले कोई टर्नओवर नहीं है तो निल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, पर आपको एक बार वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया तो सब करना पड़ेगा, तो मजाक मस्ती में अपने रजिस्ट्रेशन लेना नहीं है। नेक्स्ट, UIN, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई टू सम नोटिफाइड एजेंसीज ऑफ UNO, मल्टीनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन, एक नंबर ग्रांट होता है उसको बोलते हैं UIN बेटा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन? कब से माना जाएगा? कब से माना जाएगा? क्योंकि उस दिन के बाद ही आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। सो एप्लीकेशन सबमिटेड विद इन 30 डेज ऑफ द एप्लीकेंट बिकमिंग लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपकी जब भी लाइबिलिटी थी उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपने अप्लाई कर दिया, 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर दिया, तो आपकी इफेक्टिव क्या हो जाएगी? डेट ऑन विच ही बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, डेट ऑन विच ही बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल आपकी लाइबिलिटी आती है 1 जनवरी 2020 फॉर एग्जाम्पल, मैंने तो 15 जनवरी को अप्लाई कर दिया। 1 जनवरी से क्या हुआ था? मेरा टर्नओवर क्रॉस हुआ था, मेरी 1 जनवरी से लाइबिलिटी आती है रजिस्टर होने की, ठीक है। मैंने कब अप्लाई कर दिया? मैंने 15 जनवरी को एप्लीकेशन कर दी रजिस्ट्रेशन की। विद इन 30 डेज है? यस विद इन 30 डेज है। हाँ बेटा, 1 से 15 जनवरी इतना कैलकुलेट करो, 15 दिन हुए हैं खाली, विद इन 30 डेज है। तो मेरी यहाँ पे इफेक्टिव डेट क्या हो जाएगी रजिस्ट्रेशन की? इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी। टाइम पे अप्लाई किया, गवर्नमेंट ने बोला 1 जनवरी, मतलब कि मैं पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट 1 जनवरी से जो भी बिल आए होंगे मैं सबका ले सकता हूं, और मुझे टैक्स भी डेफिनेटली तभी से पे करना पड़ेगा, टैक्स भी तभी से पे करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, अब ये समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट, अगर मैंने 30 दिन में एप्लीकेशन नहीं की, एप्लीकेशन सबमिटेड आफ्टर 30 डेज ऑफ द एप्लीकेंट बिकमिंग लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, इफेक्टिव डेट इज द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये क्या हुआ? अब बेटा आपने 15 जनवरी को एप्लीकेशन नहीं करी, सेकेंड केस, आपने कब एप्लीकेशन करी? मैंने 25 फरवरी को करी। मैम मेरी मर्जी, मेरा रजिस्ट्रेशन मेरी मर्जी, मैंने 25 फरवरी को करी। अच्छा, आपने 25 फरवरी को एप्लीकेशन करी, आपकी लाइबिलिटी कब आ गई थी? मैम लाइबिलिटी 1 जनवरी को आ गई थी। मैंने एप्लीकेशन कब करी? सेकंड केस है हमारा, फर्स्ट केस हमने ऑलरेडी देख लिया, सेकंड केस हमने कब? 25 फरवरी को करी, ठीक है। गवर्नमेंट ने भी एप्लीकेशन आपकी देखी, 5 मार्च को आपको दे दी रजिस्ट्रेशन, 5 मार्च को आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट करी। तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगी बेटा? डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या मानी जाएगी नेक्स्ट केस में? 5 मार्च। मतलब बेटा आईटीसी जो मिलेगा, आईटीसी का क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको कब से मिलेगा? 5 मार्च के बाद मिलेगा, 5 मार्च के बाद मिलेगा। सेकेंड केस में 5 मार्च, फर्स्ट केस में 1 जनवरी से मिल रहा था मैम, 1 जनवरी से मिल रहा था। तो मैम इसमें लॉस क्या हुआ? बेटा बहुत बड़ा लॉस हो गया, इतने दिन का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। टैक्स कब से पे करना है बेटा? टैक्स दोनों भी केस में 1 जनवरी से ही पे करना है। यू आर टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम 1 जनवरी, क्योंकि टैक्स पे करना किसको होता है? टैक्सेबल पर्सन को। टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन होती है द पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड, और इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता है रजिस्टर्ड पर्सन। इनपुट टैक्स क्रेडिट कौन लेता है बेटा? रजिस्टर्ड पर्सन। कब से लेता है? इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से। तो पहले केस में इफेक्टिव डेट 1 जनवरी थी, तो 1 जनवरी से लेगा। सेकेंड केस में 5 मार्च थी, तो 5 मार्च से लेगा, तो 1 जनवरी से लेकर 4 मार्च तक का इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है उसका लॉस हो गया। टैक्स लाइबिलिटी इन बोथ द केसेस, टैक्स लाइबिलिटी कब से शुरू होगी? आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी 1 जनवरी से शुरू हो जाएगी, दोनों भी केसेस में, दोनों भी केसेस में। समझा आपको? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, क्लाइंट को सही सजेशन देना कभी से रजिस्ट्रेशन लेना है। एप्लीकेशन 30 दिन में सबमिट की, तो इफेक्टिव डेट इज डेट ऑन विच ही बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, लाइबिलिटी जिस दिन आई 1 जनवरी, और एप्लीकेशन 30 दिन के बाद सबमिट की बेटा, तो डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपका क्या हो जाएगा बेटा? डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन वुड बी व्हाट?
डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन मैम, दैट वुड बी माई इफेक्टिव डेट, दैट वुड बी माई इफेक्टिव डेट। नेक्स्ट बेटा ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन। अब ये क्या है भाई, वॉलेंट्री और ऑप्शनल में क्या फर्क है मैम? देखो नॉर्मल क्या क्या पढ़े हमने, पहले तो जनरल केसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 22 में पढ़े, कंपलसरी 20 कहां पे पढ़ा, कंपलसरी 24 में पढ़ा, उसके बाद एक वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन है, अब एक ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन है। अभी क्या हुआ, एक ही स्टेट में अ पर्सन हैविंग अ मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी में ऑब्टेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच प्लेस ऑफ बिजनेस। ये क्या चीज है मैम? बेटा मेरे मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है एक ही स्टेट में, महाराष्ट्र में ही मेरे 10 अलग अलग प्लेस ऑफ बिजनेस है। आई हैव अ मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी, तो हर एक जगह के लिए मेरी मर्जी, मुझे इच्छा हो, मेरे पास ऑप्शन दिया गया, इट इज नॉट कंपलसरी, इट इज कॉल्ड एज ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन। ऑप्शन दिया हुआ है कि मैं क्या कर सकती हूँ, इन सभी जगहों के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले सकती हूँ। एक स्टेट में अलग अलग प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए मैं अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले सकती हूँ। आई होप इट इज क्लियर। If one of the place of business of taxable person is paying tax under normal levy, no other place of business shall be granted registration under composition scheme. Yes, it is true. अगर आपका एक place of business normal levy पे है तो किस दूसरा भी normal पे ही रहेगा, एक composition पे तो सब composition में रहेंगे। ये हमने composition वाले चैप्टर में भी देखा था। एंड बेटा लास्ट काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन इज सुमोटो रजिस्ट्रेशन। अब ये सुमोटो आपके साइड से नहीं है, ये ऑफिसर के साइड से सुमोटो है। सो अभी क्या हुआ, आपके यहाँ पे पड़ी रेट, इंस्पेक्शन हुआ या इंक्वायरी हुई है, सर्च हुआ, कोई भी प्रोसीडिंग हुई, मिले आपके यहाँ 50 करोड़ रुपए और आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया। क्यों भाई, मेरा तो थ्रेशोल्ड ही नहीं है, आप ऐसा झूठ बोल गए, आपने ऐसा सोचा, आपने ऑफिसर को बोला नहीं मेरा तो थ्रेशोल्ड ही नहीं है, ऑफिसर ने की यहाँ पे आपके यहाँ पे सर्वे, इंस्पेक्शन, सर्च, कोई भी प्रोसीडिंग्स हुई और पता चला कि भाई यहाँ तो 50 करोड़ का यहाँ पे तो कैश पड़ा है, 25 करोड़ रुपए की तो यहाँ पे आपकी इनवॉइसेस इश्यू करी हुई दिख रही है, कच्चा बिल मिल गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, वेयर परसुएंट टू एनी सर्वे, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, सर्च और एनी अदर प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट, ऑफिसर फाइंड्स द पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट। ऑफिसर को पता चला भाई इसको तो रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए था, हैज फेल्ड टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन बट इसने नहीं लिया, सच ऑफिसर में रजिस्टर द सेट पर्सन ऑन टेम्पररी बेसिस एंड इशू ऑर्डर इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन दे देगा वो टेम्पररी बेसिस पे, और क्या करेगा, एक ऑर्डर इशू करेगा प्रिस्क्राइब फॉर्म में, और एक ऑर्डर इशू करेगा बेटा प्रिस्क्राइब फॉर्म में। इसे क्या बोलते हैं, सुमोटो रजिस्ट्रेशन, सुमोटो फ्रॉम ऑफिसर साइड, ऑफिसर साइड। ठीक है, तो हमने देखे जनरल रजिस्ट्रेशन बेटा कंपलसरी, वॉलेंटरी, ऑप्शनल एंड सुमोटो रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट इज प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे देखेंगे हम प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन बेटा बहुत सिंपल है, जैसे कि हम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन लेते हैं, ठीक है, क्या क्या होता है स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। जिससे भी रजिस्ट्रेशन लेना है, एवरीवन हु इज लायबल टू गेट रजिस्टर्ड, एवरी पर्सन इज लायबल टू गेट रजिस्टर्ड, मतलब कि भाई सेक्शन 22 के अंडर हो सकता है, सेक्शन 24 के अंडर हो सकता है किसी का लायबिलिटी रजिस्ट्रेशन के लिए, या जो वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन ले रहा है, उसने क्या करना है, रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के पहले क्या क्या डिक्लेयर करना है उसको, पार्ट ए ऑफ फॉर्म जीएसटी आरईजी 01 में सबसे पहले अपना पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, उसको यहाँ पे डिक्लेयर करना है। कहाँ, इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म जीएसटी आरईजी 01 एट द कॉमन पोर्टल। कॉमन पोर्टल हमारा gst.gov.in। पैन नंबर तो वैलिडेट हो जाएगा सीबीडीटी के डेटाबेस से, ऑनलाइन वैलिडेट हो जाएगा सीबीडीटी के डेटाबेस से। मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पे क्या हो जाएगा, एक ओटीपी आएगा, यहाँ पे वन टाइम पासवर्ड आएगा और उससे वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद क्या जनरेट होगा, जनरेट होगा एक टीआरएन नंबर। टीआरएन नंबर मतलब टेम्पररी रेफरेंस नंबर, टेम्पररी रेफरेंस नंबर जनरेट होगा और कम्युनिकेट होगा एप्लीकेंट को उसके मोबाइल नंबर पे, वैलिडेटेड मोबाइल नंबर पे और ईमेल एड्रेस पे। टीआरएन यूज करके उसको इलेक्ट्रॉनिकली एप्लीकेशन अपनी फिल करनी है पार्ट बी में और सबमिट करनी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसके साथ सबमिट करनी है। एप्लीकेशन सबमिट कर दी। अभी आगे क्या, जहां एप्लीकेंट है कौन है, अदर देन अ पर्सन नोटिफाइड अंडर सेक्शन 2560। 2560 थोड़ी देर में देखेंगे हम चार्ट में। तो यहाँ पे जो भी एप्लीकेंट है अदर देन 2560 और वो ऑप्ट कर रहा है फॉर आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर। 2560 में वो लोग दिए जिनको यहाँ पे क्या किया गया, एग्जेम्प्ट किया गया कि भाई नई रिक्वायरमेंट है आधार ऑथेंटिकेशन की, वो देखेंगे अलग से। उसके अलावा जो भी है जो क्या कर रहा है, ऑप्ट कर रहा है आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, ऑप्ट कर रहा है आधार ऑथेंटिकेशन के लिए। देखो अब इसमें दो चीजें होंगी, एक पर्सन क्या कर सकता है, ऑप्ट कर सकता है कि भाई मैं आधार ऑथेंटिकेशन करूंगा। एक क्या करेगा, एक पर्सन ने बोला नहीं मैं आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करूंगा। ऑप्ट जो कर रहा है वो, उसका भी दो केसेस हो सकते हैं, वो सक्सेसफुल आधार ऑथेंटिकेशन कर सकता है या ही फेल टू डू आधार ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ये अलग अलग 3 सिनेरियोज आएंगे जो कि हम समझेंगे। देखो क्या है, एक तो आप ऑप्ट करोगे आधार ऑथेंटिकेशन का, उस केस में क्या हो सकता है, आप सक्सेसफुल आधार ऑथेंटिकेशन कर लो या यू फेल टू डू आधार ऑथेंटिकेशन, या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, यू डज नॉट ऑप्ट।
आप ऑप्ट ही नहीं करते हो आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, ठीक है। ये 3 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है आधार ऑथेंटिकेशन के केस में, देखेंगे हम। सो जहां पे कोई भी एप्लीकेंट है जो क्या कर रहा है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ऑप्ट कर रहा है आधार ऑथेंटिकेशन के लिए। तो जब वो एप्लीकेशन सबमिट करेगा तो उसने आधार ऑथेंटिकेशन कर लेगा वो, और डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन क्या मानी जाएगी, डेट ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर, और 15 डेज ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। जिस केस में आपने ऑप्ट किया आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, तो यहाँ पे आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना है, यहाँ पे पॉइंट क्या है, आपकी डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन क्या मानी जाएगी। मैम व्हाई इज दिस रेलेवेंट, आगे नेक्स्ट चार्ट में देखेंगे बेटा। एप्लीकेशन सबमिशन डेट से ही आपकी नोटिस के डेज यहाँ पे कैलकुलेट होते हैं, नोटिस कब तक इशू करना है, जो आगे के नेक्स्ट पार्ट 2 वाले डायग्राम में आएगा। तो वो कहाँ से देखना है, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन से। तो जिसने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया है उस केस में डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन क्या मानी जाएगी, जिस दिन उसने आधार ऑथेंटिकेशन कर लिया वो दिन, या अगर बाई चांस नहीं किया तो 15 दिन फ्रॉम द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, विच एवर इज अर्लियर। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे डेट ऑफ, यहाँ पे सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन उसको मान लिया जाएगा, जो भी जल्दी है। 15 दिन पहले खत्म हो गए तो वो, या डेट ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन आपने पहले कर लिया तो वो, ठीक है। ये आपकी डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन हो गई। अब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई, आपकी एप्लीकेशन जैसे ही सबमिट होगी एक एक्नॉलेजमेंट आएगा आपको प्रिस्क्राइब फॉर्म में, इशू किया जाएगा एप्लीकेंट को इलेक्ट्रॉनिकली। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है उसको जो TRN देते हैं, टेम्परेरी रेफरेंस नंबर दिया जाता है, किस लिए दिया है कि भाई तू एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स कर दे, किस चीज का, एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी का एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स कर दे इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, एंड एक्नॉलेजमेंट इज इशूड ओनली आफ्टर द सेट डिपॉजिट, और उसके बाद एक्नॉलेजमेंट इशू किया जाता है। एप्लीकेशन जो है वो फॉरवर्ड की जाएगी, किसको, प्रॉपर ऑफिसर को फॉरवर्ड की जाएगी। और अब इसके आगे का डायग्राम पार्ट 2 में देखेंगे हम। ऑफिसर के पास आपकी एप्लीकेशन पहुंच गई, अब ऑफिसर क्या करेगा, भाई एग्जामिन ही करेगा आपकी एप्लीकेशन को, और क्या करना है उसने। तो ऑफिसर आपका एग्जामिन करेगा एप्लीकेशन को और अकम्पनिंग डॉक्यूमेंट को। आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल बरोबर मिली, इन ऑर्डर है, तो विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफिसर को क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन ग्रांट करना पड़ेगा इन REG 06। ऑफिसर रजिस्ट्रेशन ग्रांट करेगा इन REG 06, ठीक है। ये सब सही चल रहा है, आपके ऑफिसर ने एग्जामिन करी एप्लीकेशन, बिल्कुल ऑर्डर में निकली, तो 7 दिन के अंदर अंदर वो क्या कर देगा, आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा। बट फॉर एग्जाम्पल आपकी एप्लीकेशन ऑर्डर में नहीं ले, उसको ऐसा लगा कि कुछ तो इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ तो क्लैरिफिकेशन चाहिए, कुछ तो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो उस केस में ऑफिसर क्या करेगा, भाई आपको नोटिस इशू करेगा। टाइम लिमिट क्या है नोटिस का, 7 डेज। Proper officer issues notice electronically within 7 working days from application date, thereby seeking clarification information document from applicant. तो वो 7 डेज के अंदर अंदर आपको क्या कर सकता है, नोटिस इशू कर सकता है, ऑफिसर को टाइम दिया गया। बट यहाँ पे देखो, नोटिस मे बी इशूड नॉट लेटर देन 30 days फ्रॉम एप्लीकेशन सबमिटेड इन केस वेयर अ पर्सन फेल्स टू अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन। 3 बातें होगी, जो फेल्स टू अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन है, या जिस डज नॉट ऑफर आधार ऑथेंटिकेशन है, या The officer deems it fit to carry physical verification of place of business। इन तीनों केसेस में नोटिस का टाइम लिमिट को इंक्रीज करके 30 डेज किया गया, ठीक है। अगर यहाँ सक्सेसफुल आधार ऑथेंटिकेशन वाला केस है तो 7 डेज है नोटिस का टाइम लिमिट। बट इफ यू डज नॉट ऑफर आधार ऑथेंटिकेशन वाला केस है, यू डज नॉट ऑफर आधार ऑथेंटिकेशन वाला केस है, या यू फेल टू डू आधार ऑथेंटिकेशन वाला केस है, या ऑफिसर को ऐसा लगता है कि नहीं फिजिकल वेरिफिकेशन करने की नीड है, तो उस केस में नोटिस का टाइम लिमिट कितना है बेटा, 30 डेज। उस केस में नोटिस का टाइम लिमिट क्या दिया गया, 30 डेज दिया गया। अब नोटिस इशू कर दिया, एज द केस में भी 7 डेज में फॉल होते हो अगर सक्सेसफुल आधार ऑथेंटिकेशन वाले हो तो। अगर और दूसरे केस में आ रहे हो आप, मतलब कि अगर आप यहाँ पे फेल टू डू आधार ऑथेंटिकेशन और डज नॉट ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन हो, या यू डीम इट फिट टू कैरी आउट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस, इन सभी केसेस में नोटिस के टाइम लिमिट को क्या कर दिया गया है, नोटिस के टाइम लिमिट को यहाँ पे 30 डेज कर दिया गया है। दोनों में से कोई भी केस हो, यहाँ क्या किया, ऑफिसर ने नोटिस इशू कर दी, एप्लीकेंट ने अपना क्लैरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायरमेंट थी वो दे दी। कितने दिन के अंदर अंदर, 7 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ नोटिस। नोटिस मिली उसके 7 दिन के अंदर अंदर। ऑफिसर सेटिस्फाइड है, बिल्कुल बरोबर क्लैरिफिकेशन दिया, तो ऑफिसर क्या कर देगा, रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा। बट ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है तो ही विल रिजेक्ट द एप्लीकेशन,
ही विल रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। अब अगर ऑफिसर ने एक्शन नहीं लिया, कितने दिन में भाई, 7 डेज, 30 डेज या 7 डेज। 7 डेज कब से भाई, यहाँ पे जो सक्सेसफुल आधार ऑथेंटिकेशन वाला केस है या जिसको एग्जेम्पशन फ्रॉम एप्लीकेबिलिटी ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन है, उसमें उसने 7 डेज में यहाँ पे क्या नहीं किया बेटा, नोटिस इशू नहीं किया, या 30 डेज में नहीं किया। किस केस में भाई, यहाँ पे फ्रॉम द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जहां पे पर्सन फेल्स टू अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन है या डज नॉट ऑप्ट फॉर द सेम है, या ऑफिसर डीम्स इट नेसेसरी टू कैरी आउट फिजिकल वेरिफिकेशन, या 7 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ क्लैरिफिकेशन। ये ऑफिसर को जो टाइम लिमिट्स दी थी उस पीरियड में उसने एक्शन नहीं लिया, तो योर एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज डीम्ड टू बी अप्रूव्ड, इट इज डीम्ड टू बी अप्रूव्ड। ठीक है, तो ये क्या था, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन हमने देखा पार्ट 1 पार्ट 2 डायग्राम से। स्पेशल प्रोसीजर फॉर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जैसे मैंने बताया, अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इज वन हु हैज रजिस्टर्ड बिजनेस इन सम स्टेट इन इंडिया बट ही वांट्स टू इफेक्ट सप्लाई फ्रॉम सम अदर स्टेट जहां पे उसका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो उस स्टेट में वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है और उसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन कौन है बेटा, फॉरेनर है, ओकेजनली वो यहाँ पे इंडिया में वांट्स टू इफेक्ट टैक्सेबल सप्लाई फ्रॉम एनी स्टेट इन इंडिया एंड उसके लिए उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए बेटा हम स्पेशल प्रोविजंस देखते हैं। GST law prescribes special procedure for registration and also extension of operation of period of such casual or non-resident taxable person. उन्हें registration at least 5 days in advance before making any supply उन्हें registration लेना पड़ता है। registration जो उन्हें grant किया जाता है is extended only after they make advance deposit of estimated tax liability. जब advance deposit of estimated tax liability करते हैं उसके बाद ही वो क्या कर सकते हैं बेटा, उसी टाइम पे उन्हें यहाँ पे registration grant किया जाता है। एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी वर्ड याद रखना है, उसको एस्टिमेट करना है भाई कि मैं जा रहा हूं कहां पे, फॉर एग्जांपल मैं जा रही हूँ एग्जीबिशन लगाने के लिए बैंगलोर, मेरा यहाँ पे क्या काम है, मेरे लहंगाज वगैरह मैं सेल कर रही हूँ फॉर एग्जांपल, तो मुझे साड़ीज लहंगाज मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कितनी बेचूंगी, उसके बेसिस पे एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी निकालूंगी और पेमेंट करूंगी। एक्सपेक्टेशन देखो गवर्नमेंट की बेटा, रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड टू देम फॉर अ पीरियड स्पेसिफाइड, वो मुझे बताना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल 10 दिन के लिए लेना है तो भी मैं ले सकती हूँ, और 90 डेज फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, या 90 डेज का मैं ले सकती हूँ और उसमें एक्सटेंशन भी अलाउड है उसके बाद अगर मेरे को और लगता है 90 डेज का। तो ये स्पेशल प्रोविजन है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। बेटा पुराने लॉज में इतने अच्छे वर्ड्स नहीं थे, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जैसे नाम नहीं थे, ये नए इस लॉ में जीएसटी लॉ में आए हैं। नेक्स्ट बेटा, अब अपने रजिस्ट्रेशन तो हो गया, अब कुछ चेंज करना पड़ रहा है, अमेंडमेंट हो गया, छोटी मोटी चीजें चेंज करनी, जैसे फॉर एग्जांपल ईमेल आईडी चेंज करना है, मोबाइल नंबर चेंज करना है, या कोई बड़ी चीजें चेंज हो सकती है, मुझे लीगल नेम ऑफ बिजनेस चेंज करना है, मुझे प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज करना है, ये सब कुछ चेंजेस करने, तो इसे क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट बोलते हैं। अमेंडमेंट बोलते हैं कि भाई रजिस्ट्रेशन ले लिया, बाद में कुछ चेंज आया, चेंज कर सकते हैं, हाँ जी अमेंडमेंट से कर सकते हैं। 2 टाइप के होते हैं, एक कोर फील्ड में चेंज हो सकता है, एक यहाँ पे नॉन कोर फील्ड हो सकती है। तो देखेंगे, except for some changes in core information in registration application, a taxable person shall be able to make amendment without requiring specific approval from the tax authority. तो छोटे मोटे चेंजेस जैसे बेटा मोबाइल नंबर का चेंज कर रहे हो आप, ईमेल एड्रेस का चेंज कर रहे हो, उसमें ऑफिसर की अप्रूवल नहीं लगती, आप ही कर सकते हो। बट कुछ बड़े चेंजेस है जैसे कि चेंज इन लीगल नेम ऑफ बिजनेस, लीगल नेम ही आपने बदल दिया, स्टेट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस आप ऐड कर रहे हो, टैक्सेबल पर्सन शैल अप्लाई फॉर अमेंडमेंट विद इन 15 डेज ऑफ द इवेंट नेसेसिटिंग द चेंज। तो जब भी ये चेंज होता है उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको ऑनलाइन पोर्टल पे, सब काम पोर्टल पे हो रहा है, ऑनलाइन पोर्टल पे आप क्या करोगे बेटा, अप्लाई करोगे। ऑफिसर विल देन अप्रूव द अमेंडमेंट विद इन नेक्स्ट 15 डेज, ऑफिसर आपका देखेगा और अमेंडमेंट अप्रूव कर देगा। फॉर अदर चेंजेस लाइक डे टू डे फंक्शन, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नो अप्रूवल ऑफ ऑफिसर इज रिक्वायर्ड एंड अमेंडमेंट कैन बी अफेक्टेड बाय टैक्सेबल पर्सन ऑन हिज ओन, वो खुद ही कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या है, अमेंडमेंट। रजिस्ट्रेशन मिल गया, उसके बाद कुछ चेंज करना है कोर फील्ड में, नॉन कोर फील्ड में, तो आप कैसे कर सकते हो बेटा, आप यहाँ पे अगर छोटे मोटे चेंजेस हैं तो आप खुद ही कर सकते हो, यहाँ कोर चेंजेस हैं कुछ तो उसका ऑफिसर का अप्रूवल लगता है। 15 दिन ऑफ चेंज में आपको अप्लाई करना है, 15 दिन में ऑफिसर ग्रांट करेगा। नेक्स्ट इज कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। भाई अब रजिस्ट्रेशन ऑफिसर भी कैंसिल कर सकता है, आप भी अप्लाई कर सकते हो कैंसिलेशन के लिए। अब आप क्या अप्लाई करोगे, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफर हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया बिजनेस, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस, फुल ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, डेथ ऑफ प्रोप्राइटर, अमलगमेशन, डीमर्जर, डिस्पोजल ऑफ बिजनेस, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया एंड यू आर नो लॉन्गर लायबल टू बी रजिस्टर्ड। तो इन सभी केसेस में क्या होगा, आप रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की पेंडेंसी चल रही है आपकी प्रोसीडिंग की, उस पीरियड में क्या होगा, रजिस्ट्रेशन में भी सस्पेंडेड। बेटा फास्ट जा रही हूँ, रिविजन है, ठीक है।
कैंसिलेशन आपका अर्लियर डेट से भी हो सकता है, रिट्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है। किस केस में? अगर आपने कॉन्ट्रावेन किया, फॉर एग्जांपल प्रोविजंस ऑफ जीएसटी लॉ, क्या प्रिस्क्राइब कॉन्ट्रावेंशन रूल 21 में कुछ दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल रजिस्टर्ड पर्सन बिजनेस कर ही नहीं रहा है, कहां से भाई? उसने डिक्लेयर किया कि मैं इस जगह से बिजनेस करने वाला हूं, उसने किया ही नहीं। वो इश्यू कर रहा है इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई, बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज इन वायलेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ द एक्ट या रूल्स। वायलेट कर रहा है 171 एंटी प्रॉफिट रिंग का, वायलेट कर रहा है वो रूल 10A, वायलेट कर रहा है कंडीशंस जो भी आईटीसी लेने की है, वो मिसमैच आ रहा है उसके जीएसटीआर 1 में 3B में, वायलेट किया उसने 86B पेमेंट ऑफ टैक्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये सारे क्या है? ये पूरे प्रिस्क्राइब कॉन्ट्रावेंशन है, ये उसने कॉन्ट्रावेन किए प्रोविजंस ऑफ द जीएसटी लॉ, ऑफिसर उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल बिल्कुल कर सकता है। कंपोजिशन डीलर है भाई, रिटर्न ही फर्निश नहीं किया उसने 3 टैक्स पीरियड तक के। अदर डीलर्स है नॉर्मल, रिटर्न ही फर्निश नहीं किया उसने 6 महीने तक के, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया था, बिजनेस ही नहीं शुरू किया 6 महीने तक के, रजिस्ट्रेशन फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट से लिया, तो इन सभी केसेस में उसका क्या हो सकता है? रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन जब कैंसिल होगा तो क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा आईटीसी, जो भी आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया होगा। इनपुट्स ये हमने ऑलरेडी आईटीसी के चैप्टर में समझा, जो भी आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, जो भी इनपुट्स है आपके आईटीसी है, किससे रिगार्डिंग? इनपुट्स इन स्टॉक से रिगार्डिंग, कंटेन इन सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स और कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी और आउटपुट टैक्स विचएवर इज हायर। कैपिटल गुड्स के केस में पे ईदर आईटीसी लेस स्पेसिफिक टैक्स परसेंटेज और टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू विचएवर इज हायर, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। Cancellation of registration shall not affect liability of taxable person prior to cancellation to pay tax and other dues or to discharge any obligation irrespective of time of determination। भाई cancellation के पहले बाद में कभी भी आपका जो ड्यू है, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द पीरियड आप रजिस्टर्ड, तो उस पीरियड का ड्यू है उसके लिए आप लाइबल रहोगे, इवन इफ लाइबिलिटी आपकी लेटर ऑन डिटरमाइन हुई, पहले डिटरमाइन हुई, कभी भी डिटरमाइन हुई। ठीक है, अब पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन ने अप्लाई किया कैंसिलेशन के लिए, फॉर एग्जांपल यहाँ कुछ डीमर्जर कुछ हो गया, मैंने अप्लाई किया कैंसिलेशन के लिए, तो मेरा रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल होगा ड्यूरिंग द पेंडेंसी सस्पेंड रहेगा। तो सस्पेंशन का पीरियड क्या रहेगा? सस्पेंशन कब से होगा? डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, और जिस दिन मैं एप्लीकेशन सबमिट करती हूँ, या डेट जब से मुझे कैंसिलेशन चाहिए, विचएवर इज लेटर पेंडिंग द कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग फॉर कैंसिलेशन। जहां पे कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इनिशिएट किया किसने? डिपार्टमेंट ने ऑन देयर ओन मिशन, डिपार्टमेंट ने इनिशिएट किया मेरा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना, तो विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट टू बी डिटरमाइंड बाय प्रॉपर ऑफिसर पेंडिंग द कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ऑफिसर डिटरमाइन करेगा, इसमें ऑफिसर डिटरमाइन करेगा। जहां पे कंपेयर किया आपके रिटर्न्स जो है आपका, फॉर एग्जांपल जीएसटीआर 3B को कंपेयर किया गया जीएसटीआर 1 से या 2A से, जीएसटीआर 3B को 1 से कंपेयर किया या जीएसटीआर 3B को 2A से कंपेयर किया, और पता चला कि बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है, एनोमॉलीज है, जिससे पता चल रहा है कॉन्ट्रावेन किया गया, लीडिंग टू कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसका रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया जाएगा? सस्पेंड कर दिया जाएगा। भाई आपने बहुत ज्यादा आईटीसी ले लिया, या आप क्या कर रहे हो भाई, यहाँ पे आप आउटपुट टैक्स आपका कम यहाँ पे शो कर रहे हो। किसी भी केस में, इस किसी भी केस में आपका क्या होगा? यहाँ पे बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस है। फॉर एग्जांपल 3B में आपका आईटीसी 50 लाख है, 2A में पता चला आपका आईटीसी यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 5 लाख है। तो उस केस में यहाँ क्या होगा बेटा? बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो लीडिंग टू कॉन्ट्रावेंशन, इंडिकेटिंग कॉन्ट्रावेंशन लीडिंग टू कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया जाएगा, और आपको नोटिस डेफिनेटली इशू की जाएगी 30 डेज की एज टू व्हाई योर रजिस्ट्रेशन शैल नॉट बी कैंसल्ड। रजिस्टर्ड पर्सन जिसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ है उसको टैक्सेबल सप्लाई नहीं करनी है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन। जब सस्पेंशन चल रहा है तब उसे टैक्सेबल सप्लाई नहीं करनी है और टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करनी है। ठीक है भाई, टैक्सेबल सप्लाई नहीं करनी है मतलब कि भाई यहाँ पे उसको क्या टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करनी, टैक्स नहीं चार्ज करना है। नॉर्मल सेल तो वो करता रहेगा, बिजनेस बंद नहीं करेगा, बट उसने टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करनी है, टैक्स कलेक्ट नहीं करना है। एंड shall not make any taxable supply shall mean that registered person shall not issue tax invoice and accordingly not charge tax on supply made by him during the period of suspension and shall not be required to furnish any return under section 39। उस सस्पेंशन के पीरियड में रिटर्न फर्निश करने की भी जरूरत नहीं है। रिवाइज टैक्स इनवॉइस फर्स्ट रिटर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई मेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन, वो डेफिनेटली वो करेगा। Where cancellation जहाँ डिपार्टमेंट ने इनिशिएट किया एंड रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड, सच पर्सन शेल नॉट बी ग्रांटेड एनी रिफंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन, कोई रिफंड भी नहीं दिया जाएगा। सस्पेंशन इज डीम्ड टू बी रिवोक्ड अपॉन कंप्लीशन ऑफ कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स, रिवोकेशन इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑन विच सस्पेंशन हैज कम इनटू इफेक्ट।
सस्पेंशन में भी रिवोक बाय प्रॉपर ऑफिसर एनी टाइम ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ कैंसिलेशन प्रोसीडिंग। तो ये कैंसिलेशन सस्पेंशन के थोड़े बहुत प्रोविजंस थे। बैंक अकाउंट डिटेल्स में भी फर्निश्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इनिशियली ऐसा होता था कि जब हम यहाँ पे पार्ट बी एप्लीकेशन यहाँ पे जीएसटी RAG 01 हम यहाँ पे जब सबमिट करते थे उसी टाइम हमको बैंक अकाउंट की डिटेल्स फर्निश करने पड़ते थे, वहाँ पे हमको अटैचमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे वो सबमिट करते जाने पड़ते थे हमें उसी समय। अब टाइम दे दिया गया है। While applying for registration on GST portal, a person is required to furnish detail of bank account. A registered person has option to give his bank account details after obtaining registration. But कुछ टाइम लिमिट दी है कितनी 45 डेज के अंदर अंदर। पहले उसी टाइम करना होता था, अब ठीक है रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद भी कर सकते हो, बट टाइम लिमिट क्या है 45 days from grant of registration or due date of furnishing return whichever is earlier। आधार के eKYC बेस्ड रजिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस हो गया है जीएसटी लॉ में। अब इसको हम यहाँ पे समझेंगे। सेक्शन 25 6A 6B 6C 6D जो है हमारा विद रेड विथ यहाँ पे कुछ रूल्स वगैरह हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बेटा यहाँ पे हम पूरा विद अ डायग्राम देखेंगे। सबसे पहले 25 6D समझेंगे। द पर्सन हु आर नॉट लायबल टू डू आधार ऑथेंटिकेशन। किसको आधार ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसको आधार ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम आधार ऑथेंटिकेशन। जो पर्सन सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको भी जरूरत नहीं है, लोकल अथॉरिटी को जरूरत नहीं, स्टैच्यूटरी बॉडी को जरूरत नहीं, PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को जरूरत नहीं, और पर्सन अप्लाइंग UIN इन सभी को ये सारे लोग एग्जेम्प्टेड है किससे, फ्रॉम आधार ऑथेंटिकेशन। दे ऑल आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम आधार ऑथेंटिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है बेटा उनकी प्रोसीजर अभी तक यहाँ पे येट नॉट नोटिफाइड आपके एग्जाम के पर्पस के हिसाब से। आधार ऑथेंटिकेशन फॉर फ्रेश एप्लीकेंट बीइंग इंडिविजुअल, आप फ्रेश एप्लीकेंट हो बीइंग इंडिविजुअल, या आधार ऑथेंटिकेशन फॉर फ्रेश एप्लीकेंट बीइंग अदर देन इंडिविजुअल। तो वाइल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेंट शेल अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन। जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो उस टाइम आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना चाहिए। किसकी बात हो रही है, इंडिविजुअल हो चाहे अदर देन इंडिविजुअल हो, फ्रेश एप्लीकेंट की बात कर रही हूँ मैं। अगर आधार ऑथेंटिकेशन आप करते हो तो आपका डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन क्या माना जाएगा, डेट ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर ऑफ 15 डेज फ्रॉम द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विच एवर इज अर्लियर। हमने ऑलरेडी पढ़ा था पार्ट 1 वाले डायग्राम में। इफ यू फेल टू डू आधार ऑथेंटिकेशन और यू डज नॉट ऑप्ट, तो उस केस में क्या होगा, नोटिस आपको इशू की जा सकती है। टाइम लिमिट क्या है नोटिस का, 30 डेज, नॉट लेटर देन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। इफ ऑफिसर फेल टू सेंड द नोटिस देन इट इज डीम्ड अप्रूवल, ये भी हमने पढ़ा था। The registration shall be granted only after physical verification of the place of business in presence of said person, और verification report along with documents जो है क्या की जाएगी, it shall be submitted कितने दिन में, 15 days from the day from verification। वेरिफिकेशन रिपोर्ट कितने दिन में करनी है, यहाँ पे 15 डेज ऑफ द वेरिफिकेशन, 15 डेज ऑफ द वेरिफिकेशन। ठीक है, तो ये क्या है, आधार ऑथेंटिकेशन की प्रोसीजर है, आधार ऑथेंटिकेशन की प्रोसीजर है। ठीक है, एंड हियर वी कंप्लीट वन ऑफ द प्रोसीजरल चैप्टर बेटा, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के हमने रिवीजन यहाँ पे डिस्कस किए। एक बार बेटा क्विकली रिवाइज कर ले, हमने सेक्शंस कौन कौन से पढ़े थे। सेक्शन 7 बेटा याद रखना है एग्जाम में, सेक्शन 7 मैम सप्लाई का था, 7(1)(a) पढ़ा था, विद कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था 7(1)(b) इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पढ़ा था, फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। 7(1)(c) रेड विद शेड्यूल 1 में 4 पैरा थे, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। उसके बाद में बेटा शेड्यूल 2 पढ़ा था, 7(1)(a) के साथ रेड विद शेड्यूल 2 क्या किया था हमने मैम, उसमें ये था कि एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन दैट शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस, ये हमने वहां पढ़ा था। एंड देन शेड्यूल 3 पढ़ा था बेटा, शेड्यूल 3 क्या बताता है मैम, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन विच विल नीदर बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। देन सेक्शन 8 पढ़ा था बेटा, किससे रिलेटेड था मैम, टैक्सेबिलिटी ऑफ कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई में क्या रेट लगता है, मिक्स में क्या लगता है बेटा, कंपोजिट सप्लाई में बहुत क्लियर है, प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगता है, मिक्स सप्लाई में हाईएस्ट रेट लगता है। सेक्शन 9 बेटा लेवी का सेक्शन है, लेवी का सेक्शन था 9(1), 9(2), 9(3), 9(4), 9(5) सारा कुछ पढ़ा था। सेक्शन 10 बेटा कंपोजिशन स्कीम का है, कंपोजिशन स्कीम का है। देन सेक्शन 11 पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन है बेटा, एग्जेम्पशन का चैप्टर ही अलग है। देन सेक्शन 12 पढ़ा, किससे रिलेटेड है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मैम। सेक्शन 13 बेटा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बेटा, सेक्शन 14 अपने सिलेबस में है नहीं। देन सेक्शन 15 पढ़ा, वैल्यूएशन वाले चैप्टर में आ जाओ, क्या बोलता है, वैल्यू वुड बी व्हाट बेटा, यहाँ पे वैल्यू वुड बी ट्रांजैक्शन वैल्यू। 15(1) हमने पढ़ा था, 15(2) इंक्लूजन्स एंड ट्रांजैक्शन वैल्यू, 15(3) बेटा एक्सक्लूजन्स है। ये सारे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये आपको एग्जाम में बिल्कुल याद रखने हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ तक के रिविजन करेंगे एंड विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर बेटा। थैंक यू फॉर नाउ।